हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करा है। हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में मैंने डिटेल में एमसीक्यूज डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग बीबीएयू यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो मैं आपको बता दूं, आपके बीबीएयू यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका ये 23 टू 25 अप्रैल 2022 के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें डिफरेंट शिफ्ट्स में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके शिफ्ट्स सब्जेक्ट के हिसाब से आपके कौन कौन से शिफ्ट में आपको एग्जाम देना होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आपके बीबीएयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि आपका पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, और सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होता है आपका, इसमें 50% आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो याद रखिएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हमने आपको कोर्स प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। जो वीडियो लेक्चर्स है हमारे, आपको थ्योरी वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स भी हमने आपके लिए बना रखे हैं। देन फुल सिलेबस नोट्स, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट करा है, और नोट्स में रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो बेसिक नॉलेज है, जो आपको इंटरव्यू प्रोसेस में आपको काम आती है, इंटरव्यू के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी की, सो वो आपको नोट्स के थ्रू हमारे मिल जाएंगे। देन 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हमने 10 मॉक टेस्ट तैयार कर रखा है आपके लिए, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के रिलेटेड है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक मॉक टेस्ट में 40 to 50 क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं। उसी तरीके से 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ आपका रिवीजन का काम करेंगे। सो इस तरीके से हमने आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको हमने कंटेंट डिजाइन करा है, जो कि हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमने ये डिजाइन करा है। अब 2 to 3 यूनिवर्सिटीज का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको डायरेक्टली 30 to 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। और याद रखिएगा, आपको एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है, यानी मिनिमम आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चंस करेक्ट मार्क कर आना है। तो अगर आप हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट भी फॉलो करते हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका बीबीए यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में इजीली सिलेक्शन होगा। सो दैट्स इट। और हमारे कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखे हैं, वहां से हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से ये नोटिस बता दूं, जो कि आपके बीबीएयू यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज हुई थी, जिसमें इन्होंने आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका शेड्यूल बता रखा है। सो याद रखिएगा, आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, बीबीएयू यूनिवर्सिटी का आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ये आपका 23 टू 25 अप्रैल के बीच में होगा। और यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल बता रखा है आपको कि 23, 24 और 25 अप्रैल के दिन आपके दो शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। आपको प्रॉपर आपके सब्जेक्ट्स देख लेने हैं कि आप किस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो, और आपका प्रॉपर शिफ्ट देखना है, और उस डेट पर आपको एग्जाम देना है। अब नेक्स्ट, बहुत स्टूडेंट्स के मुझे क्वेरीज आते हैं, आप अगेन मैं बोल रही हूँ अच्छी तरीके से आप वीडियो देख लीजिएगा, कि स्टूडेंट्स का हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बारी कि सेंटर्स कहाँ पर हो गए इस यूनिवर्सिटी के। सो यहाँ पर नोटिस में उन्होंने लिखा है क्लियरली कि आपके जो सेंटर्स होंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, ये सिर्फ और सिर्फ बीबीएयू यूनिवर्सिटी में ही होंगे आपके सेंटर्स, लखनऊ में ही आपके सेंटर्स होंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर, जेआरएफ, ये सारे एग्जाम जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाइड कर रखे हैं, उनको भी इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। ये यहाँ पर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने यूजीसी नेट, सीएसआईआर, जेआरएफ ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखे हैं, फिर भी आपको इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। सो आप प्रॉपर आपका स्केड्यूल देख लीजिएगा कि शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये थी नोटिस, जिसको मैंने अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर अगेन एक्सप्लेन कर दिया है, और इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, और उस वीडियो के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। आप चाहे तो वो वीडियो को रिफर कर सकते हो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। What is the use of factorial analysis? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज क्या होता है। सो याद रखिए, रिसर्च में एक टर्म होता है फैक्टोरियल एनालिसिस, जिसका मतलब होता है कि रिडक्शन ऑफ डेटा। सो फैक्टोरियल एनालिसिस, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होगा रिसर्च में, तो जो अननेसेसरी डेटा होगा उसको रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है, जैसे वेरिएबल ए,
बी, सी, वेरिएबल डी, वेरिएबल ई, वेरिएबल एफ। अब मेरे पास इतने सारे वेरिएबल्स है, अब इतने सारे वेरिएबल्स पर मुझे फोकस करना, इनको ऑब्जर्व करना, इनको एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब रिसर्चर क्या करते हैं, जो ये वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं ए से एफ तक, इन सारे वेरिएबल्स को रिसर्चर को एनालाइज करना मुश्किल होता है, तो रिसर्चर क्या करते हैं, इस डेटा को रिड्यूस करते जाते हैं और रिसर्चर ये पता लगाते हैं कौन से दो ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिसकी वजह से ये सारे जो वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है और कनेक्टेड है। सो जैसे मैं यहाँ पर देखूंगी कि यहाँ पर जो वेरिएबल बी है और वेरिएबल डी है, ये दोनों एक ऐसे वेरिएबल्स है जिसकी वजह से ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है, सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्ट है। सो रिसर्चर क्या करेंगे, जो अननेसेसरी डेटा है जो रिसर्चर को रिक्वायर्ड नहीं है, सो इन सारे डेटा को रिसर्चर मिनिमाइज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और जो वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है जिसको रिसर्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, इन दो वेरिएबल्स को रिसर्चर चुन लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली फैक्टोरियल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है और यूज क्या होता है कि रिसर्च में बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्चर उन चीजों को, उन वेरिएबल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्च जो होगी कॉम्प्लेक्स वे की तरफ चली जाएगी। सो इसलिए बहुत ज्यादा डेटा जब होता है, सो उस डेटा को रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है, और जो दो मेन वेरिएबल्स होते हैं उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को पता करा जाता है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट, assignment of numerals to the objects to represent their attributes is known as। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ऐसे कौन सा डेटा होता है जिसमें हम उस डेटा के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एक नंबर देते हैं। सो उस डेटा को हम क्या कहते हैं, सो याद रखिएगा उस डेटा को हम कहते हैं नॉमिनल डेटा। सो रिसर्च में 4 टाइप्स के स्केल होते हैं जिसमें आपके पास डेटा होता है, जिसे हम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल भी कहते हैं और नॉमिनल डेटा भी कहते हैं, यानी उस स्केल में हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा होता है। जैसे यहाँ पर आपको इस डायग्राम में देखना है 4 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जिसे हम इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे नॉयर, N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। नॉमिनल स्केल क्या होती है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उस डेटा को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो। ऑर्डिनल में क्या होता है, आप एक डेटा को आपके एक ऑर्डर देते हो, रैंक देते हो। उसी तरीके से इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करोगे, लेकिन इंटरवल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करोगे, और इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है। एंड लास्ट इज रेशो, रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे और रेशो में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो यही होते हैं आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट और 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, जिसे मैंने अपने लेक्चर सीरीज में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर देखा होगा उनको इजीली समझ में आ गया होगा कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ऐसे लेवल ऑफ मेजरमेंट, ऐसे स्केल जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है उस डेटा को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उस ऑब्जेक्ट को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक न्यूमेरिकल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेल है एंड फीमेल है, ओके। सो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा। अब नॉमिनल स्केल में क्या करते हैं, जो आपके पास डेटा होता है उस डेटा को आप नंबर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेल को नंबर दे दूंगी +1 और फीमेल को नंबर दे दूंगी मैं -1। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास जो भी डेटा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे मैंने जो डेटा है वो डिवाइड की हूँ, मेल और फीमेल्स को, उनको मैंने एक नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप नॉमिनल स्केल में करते हो और आपके पास नॉमिनल डेटा जो होता है उसमें आप करते हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉमिनल डेटा। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच टाइप 1 एरर अकर्स। इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है अगर रिसर्चर उस ऑप्शन को परफॉर्म करते हैं और जो भी रिसर्च कर रहा है उस ऑप्शन को वो परफॉर्म करता है तो उसे हम कहेंगे कि उन्होंने टाइप 1 एरर परफॉर्म किया।
सो एरर क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एरर क्या होता है, जब भी रिसर्च अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एरर। अब रिसर्च में याद रखिएगा, एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि रिसर्च अपने रिसर्च में किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, रिसर्च अपने रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और रिसर्चर से नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, उसी को हम कहते हैं, उस मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। और रिसर्चर से जो एरर्स होता है वो दो टाइप का हो सकता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 1 एरर कब अकर होता है। तो इसके लिए आपको ये टेबल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैंने कई लेक्चर्स में ये टेबल आपको बताया है, और इस टेबल के बेसिस पर मैंने नोट्स में इस टेबल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आप एक बारी नोट्स पढ़ लेते हो तो मैं अपने बैच के स्टूडेंट्स को कहूंगी कि एक बार आप नोट्स रीड कर लीजिएगा, तो ये आपको जो टाइप 1 एरर टॉपिक है एंड टाइप 2 एरर, ये एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप टेबल में देख रहे हो, आप हमेशा, और रिसर्चर जो भी रिसर्च करे हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और फिर भी रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में आपका होगा कि रिसर्चर ने टाइप 1 एरर परफॉर्म किया। और टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी कहते हैं, अल्फा से डिनोट किया जाता है। उसी तरीके से टाइप 2 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर इस केस में होगा अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर आपने टाइप 2 एरर परफॉर्म किया। और टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी कहते हैं। सो याद रखिएगा, टाइप 1 एरर कब अकर होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने पर भी आपने इसको क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, तो उस केस में आपने जो एरर परफॉर्म किया वो हो जाएगा आपका टाइप 1 एरर, जिसे हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। नेक्स्ट, population divided into 4 equal groups of a particular variable group is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आपने 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 4 इक्वल ग्रुप्स में आपके अपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। सो उसे हम क्या कहेंगे, क्या उसे हम परसेंटाइल कहेंगे, क्वार्टाइल कहेंगे, या फिर डेसाइल कहेंगे। सो यहाँ पर आपकी मान लीजिए कोई पॉपुलेशन थी, आपने उस पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट में आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो 4 पार्ट में आपने आपकी पॉपुलेशन को अगर डिवाइड कर दिया तो उससे हम कहेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का ही मतलब होता है 4। ओके, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4, कि आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। परसेंटाइल क्या होता है, अगर आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उसको 100 इक्वल ग्रुप्स में अगर आपने डिवाइड कर लिया, तब आप उसे हम कहेंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है 100। डेसाइल, डेसाइल क्या होता है, अगर आपने आपके जो पॉपुलेशन है उसको 10 इक्वल ग्रुप्स में अगर डिवाइड कर लिया, तो उसे हम कहेंगे डेसाइल। डेसाइल 10 होता है, क्वार्टाइल 4 होता है, और परसेंटाइल 100 होता है। सो आपने यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है उसको 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, सो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। सो याद रखना है, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। सो यहाँ पर 4 इक्वल ग्रुप्स है, तो आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, तो उसे हम कहेंगे क्वार्टाइल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टाइल। नेक्स्ट, द सैम्पलिंग इंटरवल k इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सैम्पलिंग इंटरवल, जिसको आप k से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप किस इक्वेशन से डिटरमाइन करोगे। अब सैम्पलिंग इंटरवल होता क्या है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। सैम्पलिंग इंटरवल्स मतलब आप सैंपल्स को कितने इंटरवल्स पर कलेक्ट कर रहे हो। तो सैम्पलिंग इंटरवल्स आप जनरली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में यूज करते हो। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप किस तरीके से सैम्पलिंग इंटरवल करते हो, अब मान लो जैसे आपकी जो पॉपुलेशन है वो 100 है। अब आपकी जो पॉपुलेशन है पूरी 100 पॉपुलेशन है, तो आप 100 के 100 पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो 100 पॉपुलेशन है और आपको चाहिए जो मेरा सैंपल होगा, वो सैंपल में सिर्फ 10 लोगों पर रिसर्च परफॉर्म करूंगा। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप कुछ इंटरवल्स पर, आपके पास पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में से आप कुछ इंटरवल्स पर सैंपल सेलेक्ट करोगे। तो इस केस में आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल है जिसको आप k से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाय N। कैपिटल N जिसको आप पॉपुलेशन कहते हो, आपकी पॉपुलेशन मान लो इस केस में 100 है,
और सैंपल आपको 10 चाहिए, तो यहाँ पर आपकी जो k की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी k, सैम्पलिंग इंटरवल हो जाएगा आपका k। सो k की वैल्यू 10 आ रही है, मतलब अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो टोटल 100 है, तो अगर आप पॉपुलेशन में से पहले पर्सन को सिलेक्ट करते हो तो आप 10 के गैप पर, आप 10 के गैप पर आप क्या करोगे, 10 का गैप लोगे और देन 11th वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। देन 11 वाले पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप 10 का गैप लेकर 21st नंबर वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। ऐसे ही आप 10 का गैप लेकर 31st वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। सो के जिसको आप सैम्पलिंग इंटरवल कहते हो, उसको उस फॉर्मूले को डिटरमाइन करने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना होता है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। कैपिटल एन आपके पॉपुलेशन होंगी, कितनी टोटल इंटायर पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय एन कि आपको पॉपुलेशन में से कितना सैंपल चाहिए, तो वो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। देन सैम्पलिंग इंटरवल की जो वैल्यू आएगी आपको उस इंटरवल से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करना होता है। सो यहाँ पर सैम्पलिंग इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, k इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रिफर्ड सैम्पलिंग मेथड फॉर द पॉपुलेशन विथ फाइनाइट साइज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी सैम्पलिंग मेथड है जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन में से जिन जिन मेंबर्स को सिलेक्ट करने वाले आपका जो सैंपल है उसे कुछ ना कुछ फाइनाइट साइज है, मतलब कुछ साइज डिसाइड कर लेते हो कि इतने मेंबर्स में सिलेक्ट कर लूंगी, इतने मेंबर्स को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सो वो कौन सी सैम्पलिंग मेथड है हमें वो फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एरिया सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग क्या होता है, किसी भी एरिया का, ये ज्योग्राफिकल रिसर्च में ज्यादातर यूज करा जाता है एरिया सैम्पलिंग, किसी भी एरिया के कौन कौन से एरिया पर आप स्टडी करने वाले हो। तो यहाँ पर एरिया से रिलेटेड हमें कुछ गिवन नहीं है, हमें पॉपुलेशन से रिलेटेड है, पॉपुलेशन में से जो मेंबर्स आप सिलेक्ट करने वाले हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, जब आपकी जो पॉपुलेशन है बहुत लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन को आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो और उसी ग्रुप्स को, पूरा ग्रुप को, एक ग्रुप को लेकर आप उस पर रिसर्च करते हो। तो यहाँ पर ग्रुप के बारे में भी हमें नहीं बोला गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है, ये जिसमें आप आपके पर्पस, आपके जजमेंट, आपकी कन्वीनियंस की बेसिस पर से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। यहाँ पर आप साइज नहीं डिसाइड करते, आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है तो मैं इस पर्सन को ले लूंगा, मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है तो मैं इस पर्सन को ले लूंगा, मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है तो मैं इसको ले लूंगा, इससे नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ और पर्सन के पास मूव करूंगा। यहाँ पर आपको डिसाइड नहीं करते हो, तो पर्पसिव सैम्पलिंग भी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। देन ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यस, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप डिसाइड कर लेते हो कि आप पॉपुलेशन में से कितने मेंबर्स को ले लोगे, एक फाइनाइट साइज रहते हैं आपके सैंपल की। जैसे मान लीजिए इस डायग्राम में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप पहले क्या करते हो, एक पॉइंट सिलेक्ट करते हो रैंडमली, एक पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये एक रूल होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, क्या करते हैं रिसर्चर एक रैंडमली एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब एक मेंबर को रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। रिसर्चर ने जो मेंबर को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया वो सेकंड पोजीशन पर वो मेंबर था। अब रिसर्चर ने क्या डिसाइड करा कि मैं हर तीसरे मेंबर्स को अपने पॉपुलेशन में से सिलेक्ट कर लूंगा। सो रिसर्चर ने यहाँ पर क्या किया, एक दो और ये तीसरे मेंबर को सिलेक्ट कर लिया, फिर से 1 2 ये थर्ड वाले मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, देन 1 2 एंड अगेन थर्ड। तो इस तरीके से रिसर्चर ने 12 पॉपुलेशन में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया और ये उनका सैंपल बन गया जिन पर रिसर्चर अपनी स्टडी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर एक फाइनाइट साइज लिया रिसर्चर ने कि मैं अपनी पॉपुलेशन में से इतने इतने जो नंबर पे लोग आएंगे उन्हीं को सिलेक्ट कर लूंगा और उन पर मैं रिसर्च परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से आप जब एक फाइनाइट साइज ले लेते हो पॉपुलेशन में से मेंबर्स का, तो उस सैंपल को आप क्या कहोगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। दैट्स पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट, Which one of the following is an example of sampling error? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग एरर का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। अब सैम्पलिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जिसमें जो आपका जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को, आपका जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो होता है आपका सैम्पलिंग एरर। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जो रिसर्चर से सर्विस के थ्रू होती है, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पर होती है, या फिर सैंपल्स लेते टाइम पर
रिसर्चर से कोई मिस्टेक्स हो जाती है। जब रिसर्चर सैंपल कलेक्ट करते हैं उस टाइम पर रिसर्चर से मिस्टेक हो जाती है तो वो हो जाएगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, एरर एट द टाइम ऑफ कोडिंग एंड टैबुलेशन। तो एरर ऐसे टाइम पर जब कोडिंग और टैबुलेशन, मतलब रिसर्चर को इंफॉर्मेशन मिल गई रिस्पोंडेंट से और रिसर्चर अपने टेबल फॉर्म में और रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन को फिल कर रहा है, तो उस टाइम पर रिसर्चर से मिस्टेक्स हो रही है तो ये एरर आपका नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा। दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल नहीं है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल है। देन ऑप्शन बी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन बाय रिस्पोंडेंट। सो रिस्पोंडेंट ने रिसर्चर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये सर्विस के थ्रू हो जाएगा। रिसर्चर सर्विस के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और रिस्पोंडेंट ने रिसर्चर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये भी आपका नॉन सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल होगा। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, सैम्पलिंग फ्रेम एरर। सैम्पलिंग फ्रेम एरर क्या होता है? पहले तो सैम्पलिंग एरर आपको पता होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? क्या रिसर्चर अपने रिसर्च में एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और इस लिस्ट का यूज करते हुए रिसर्चर सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सो रिसर्चर जब सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं, जब लिस्ट बनाते हैं पॉपुलेशन की, उस टाइम पर रिसर्चर से कुछ मिस्टेक हो जाएगी, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिसर्चर फिल कर लेंगे लिस्ट में। सो ये एरर, ये भी नॉन सैम्पलिंग एरर का होगा क्योंकि ये रिसर्चर से हो रही है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, सैंपल नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे सैंपल जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, सो ये आपके आएंगी सैम्पलिंग एरर में। सो ये ऑप्शन डी आपका सैम्पलिंग एरर का एग्जांपल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सैम्पलिंग नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। बिकॉज सैम्पलिंग एरर ही होता है कि आपका जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, The kurtosis of any univariate normal distribution is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो तो उस केस में आपकी kurtosis की क्या वैल्यू होगी। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो, उसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम मेसोकॉर्टिक भी कहते हैं, उस केस में आपकी kurtosis जिसे हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 3 इक्वल टू 3। याद रखिएगा जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो मतलब कुछ इस तरीके से हो, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकॉर्टिक हो उस केस में आपके कर्टोसिस यानी बीटा 2 की वैल्यू 3 हो जाती है। देन हम रिमेनिंग कर्टोसिस के बारे में देख लेते हैं, जैसे लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक को हम पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं। पॉजिटिव कर्टोसिस की वैल्यू और लेप्टोकर्टिक की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 3 होती है, याद रखिएगा। लेप्टोकर्टिक जिसे हम पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होती है। एंड प्लेटिकर्टिक की वैल्यू हमेशा 3 से लेस होती है और मेसोकर्टिक की इक्वल टू 3 होती है। प्लेटिकर्टिक जिसे हम नेगेटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव कर्टोसिस की 3 से ग्रेटर देन वैल्यू, 3 से ज्यादा वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव कर्टोसिस की, जिसे हम लेप्टोकर्टिक भी कहते हैं। नेगेटिव कर्टोसिस जिसे हम प्लेटिकर्टिक भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 से कम होती है, लेस देन 3 होती है। एंड मेसोकर्टिक जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसकी वैल्यू, उसकी कर्टोसिस की वैल्यू, इस केस में अगर आपका मेसोकर्टिक यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो तो उस केस में आपकी कर्टोसिस की वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर 3। नेक्स्ट, द डेटा ऑफ रिसर्च इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में आपका जो भी डेटा होता है वो कौन से टाइप का होता है, क्या वो क्वालिटेटिव होता है या फिर क्वांटिटेटिव होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो रिसर्च में आपका दोनों भी टाइप का डेटा होता है, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से आपके रिसर्च में डेटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है, जैसे मान लीजिए किसी फिल्म के रिव्यूज पर मुझे डेटा कलेक्ट करना है, उस फिल्म के बारे में मुझे एनालिसिस करना है वो फिल्म कैसी थी, तो मैं लोगों से रिस्पॉन्स लूंगी, तो मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेंगे दोनों भी टाइप के मिलेंगे, क्वालिटेटिव भी मिलेगा मुझे रिस्पॉन्स और क्वांटिटेटिव भी मिलेगा। क्वालिटेटिव किस तरीके से मिलेगा, मैं पूछूंगी कि उनको फिल्म की क्लैरिटी कैसी थी, तो वो यस नो टाइप में नहीं आंसर करेंगे, वो कहेंगे कि वो क्लैरिटी ऐसी थी, क्लैरिटी और अच्छी हो सकती, पिक्सल रेट क्या था, पिक्सल और अच्छा हो सकता था जिसकी वजह से क्लैरिटी और अच्छी हो सकती थी, एक्टर्स की एक्टिंग कैसी है, एक्टर की एक्टिंग कैसी है।
सो यहाँ पर आपको जो भी डेटा मिलेगा ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा। आपको यस नो टाइप में और आपको टिक मार्क कुछ नहीं करना है, आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है, डेटा मिलता है, वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है। इसलिए इस केस में आपको क्वालिटेटिव डेटा मिलेगा। मेरा क्वांटिटेटिव क्या हो सकता है, जैसे कोई फिल्म है उसको रेटिंग करना है आपको, तो आउट ऑफ 5 स्टार्स में से आप रेटिंग करते हो, अब कितने स्टार दोगे इस पर्टिकुलर फिल्म को, 4 स्टार 5 स्टार। सो ये आप बस स्टार दे रहे हो, आप यहाँ पर नंबर्स में काउंट कर रहे हो। आप ऐसा बोलोगे कि 70% लोगों ने इस फिल्म को लाइक करा है, इस फिल्म को 70% लोगों ने 5 स्टार्स दिया है। सब यहाँ पर आपको जो डेटा मिल रहा है ये नंबर्स के फॉर्म में मिल रहा है। सो फिल्म के आप रिव्यूज ले रहे हो तो आपको रिसर्च में दोनों भी टाइप का डेटा मिल सकता है, क्वालिटेटिव भी मिलता है और क्वांटिटेटिव भी मिलता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, in which of the following sampling methods do the respondents themselves play a major role in the selection of sample? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक होती है और ऐसा कौन सा सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें रिस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है सैंपल्स को सेलेक्ट करने में। सो वो आपकी सैम्पलिंग मेथड होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। आपको ये याद रखना है, स्नोबॉल सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्च अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। अब आपको ये बताना चाहिए कि स्नोबॉल सैम्पलिंग होती क्या है। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग के लिए आपको इस डायग्राम को याद रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये रिसर्चर है, रिसर्चर को ये देखना है कि एक पर्टिकुलर सिटी है उसमें कितने % वुमेन ड्रिंक करती है, कितनी % वुमेन अल्कोहल लेती है। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, पहले एक रिसर्चर को एक वुमेन मिल जाएंगी और मान लो एक और मिल गई रिसर्चर को वुमेन जो अल्कोहल लेती है। सब क्या करेंगे, रिसर्चर इनको कहेंगे कि तुम जाओ और लोगों को कलेक्ट करके लाओ और वुमेन को कलेक्ट करके लाओ जो अल्कोहल लेती है। तो ये क्या करेंगे, ये जो रिस्पोंडेंट है ये खुद पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे और ऐसे वीमेन को सिलेक्ट करेंगे जो अल्कोहल लेती है। अगेन ये भी जो रिसर्चर का रिस्पोंडेंट है ये भी क्या करेगा, कोई ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा, ऐसी वीमेन को सिलेक्ट कर लाएगा जो अल्कोहल लेती है। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, रिस्पोंडेंट ही खुद और सैंपल को सिलेक्ट कर लेकर आते हैं। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है, रिस्पोंडेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। अब रही बात स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको स्नोबॉल क्यों कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, आपने जब देखा होगा कि अगर कोई हाई पॉइंट से कोई बर्फ है जो हाई पॉइंट से गिर रही है, ओके। सो ये बर्फ का जो राउंड है अगर वो हाई पॉइंट से गिरती है, सो ये बड़ा होकर ये और अपने साथ और बर्फ जमा होकर लेकर आता है। सो एक चैन बनाता है और जैसा देख रहे हो ये छोटा बॉल था और ये नीचे आते आते एक बड़ा बॉल बन गया। उसी तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में एक पर्सन होता है, एक ही पर्सन आता है, फिर उसके थ्रू और पर्सन आते हैं, इसलिए इस सैम्पलिंग को कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में ज्यादातर रेस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है सैंपल्स को सेलेक्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्च अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर, रिसर्चर को लगता है कि मुझे इस पर्सन से सैंपल मिल सकता है, तो रिसर्चर उसमें अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में रिस्पोंडेंट का ज्यादा मेजर रोल नहीं होता है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है, जिसमें रिसर्चर के पास एक पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन को रिसर्चर ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। देन ग्रुप्स में कन्वर्ट करने के बाद रैंडमली उस ग्रुप को डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेते हैं और वो उनका सैंपल बन जाती है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग में भी रिस्पोंडेंट का मेजर रोल नहीं होता है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्चर अपने पर्पस के, उनके जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो पर्पसिव सैम्पलिंग में भी रिस्पोंडेंट का मेजर रोल नहीं होता है सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्नोबॉल सैम्पलिंग। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.